हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रैपिड रिवीजन सीरीज। इसमें हम लोग अब फिजिक्स के पार्ट 2 के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 के चैप्टर्स मैंने सारे कंप्लीट कर चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उनको देखिए। ओके, और अब पार्ट 2 चालू करेंगे। पार्ट 2 थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो इसको मैं ब्रेक में बना रहा हूँ, पार्ट में बना रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 1 की बात करेंगे, मतलब कैपेसिटेंस के पहले वाला पार्ट। ओके, so without wasting our time, we'll start with first topic, which is charge. चार्ज क्या होता है? चार्ज ये फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी का, फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इतनी सिंपल डेफिनेशन है, याद रखने का जरूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए। ओके, दुनिया में चार्ज जो है ये दो प्रकार के, टू टाइप्स। पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ओके, अब दुनिया में सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, और दुनिया में सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, दुनिया में सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन पे होता है, उसको अपन प्लस ई से लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग माइनस ई से लिखते हैं। वेयर ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, तुम ई का वैल्यू लिख के रख लो। यानी अगर तुमको पूछा कि दुनिया में सबसे छोटा चार्ज कितना, तो तुम ये वैल्यू लिखोगे, और पॉजिटिव कितना तो प्लस लगा दोगे, निगेटिव कितना तो ये माइनस लगा दोगे। समझ में? अब दुनिया में एक और बात याद रखना, चार्ज जो है ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? दुनिया में कोई भी बॉडी पे जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो रहेगा ई, सबसे छोटा चार्ज रहेगा प्लस ई, उससे बड़ा रह सकता है +2e, उससे बड़ा रह सकता है +3e, उससे बड़ा रह सकता है +4e एंड सो ऑन। यही चार्जेस रह सकते कोई भी बॉडी पे। ओके, दुनिया में कोई भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्जेस कितने रह सकते हैं? +e, +2e, +3e, +4e एंड सो ऑन। कभी भी तुमको +1.2e ये चार्ज नहीं देखने मिलेगा, कभी भी नहीं देखने मिलेगा। अब इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसमें बता के रखा है मैंने। लेकिन अभी सिर्फ अपने को कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, क्योंकि हमको लास्ट मिनट रिविजन करना है ना। दुनिया में कोई भी बॉडी पे निगेटिव चार्जेस कितने रहेंगे? एक तो -e रह सकता है, सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज, उससे बड़ा -2e, उससे बड़ा -3e, उससे बड़ा -4e एंड सो ऑन। अगेन नेगेटिव चार्ज में कोई भी बॉडी पे तुमको 2.2e ये नहीं मिलेगा। तो इन शॉर्ट दुनिया में कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज हो सकता है ±ne। इसको बोलते इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही चार्ज हो सकता है हमेशा। जैसे ई के ऊपर कोई भी बॉडी पे चार्ज जो है ई +2e +3e, निगेटिव में -e -2e -3e, ऐसा ही रहेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं इसके एसआई यूनिट पे। एसआई यूनिट जो है इसका कूलम है, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट की बात अपने सिलेबस में नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, चार्ज का डायमेंशन लिख लो, m0 l0 t1 i1। आई यानी करंट का डायमेंशन है ना। कुछ बुक्स में आई के जगह ए लिखा होता है, यानी इस तरीके से भी दिखेगा, m0 l0 t1 a1, दोनों एक ही बात है। आई या फिर ए, ये दोनों इलेक्ट्रिक करंट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके लिए डिनोट करते हैं अपन। तो ये हो गया डायमेंशन बहुत ज़रूरी है, याद रखना। ओके, क्लियर विद दिस? हाँ, ओके। तो इतनी बातें हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ी है, और इतनी बातें तुम लोग भी नोट डाउन कर लो एक एक करके, ये हमको बहुत काम में आएगा आगे। ओके,
नेक्स्ट कूलम्स लॉ, बहुत बेसिक लॉ है दुनिया का, है ना। दो चार्जेस है Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, है ना। तो रूल के हिसाब से ये दोनों के बीच में फोर्स रहेगा, ओके, फोर्स रहेगा। अगर ये दोनों Q1 Q2 सेम पोलैरिटी के हैं, Q1 Q2 सेम पोलैरिटी के हैं, सेम पोलैरिटी यानी Q1 Q2 पॉजिटिव या Q1 Q2 निगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और Q1 Q2 ये अगर अपोजिट पोलैरिटी के, मतलब एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कोई भी केस रहो, दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो कूलम नाम के साइंटिस्ट ने हमको दोनों के बीच का फोर्स बताया, ओके। और उसके हिसाब से ये कहना था कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो उनके चार्जेस के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कूलम बोला, ओके। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। ये तो पढ़ा है सब लोगों ने, ऐसा कूलम बोला। और दुनिया में रूल क्या है कि जब जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो वो जो कांस्टेंट है वो आया 1/4 पाई के एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। वेयर ये K को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। और एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं एब्सोल्यूट, तुम भी ऐसे ही लिख के रख लो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर या फिर वैक्यूम, ओके। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर या फिर वैक्यूम, ओके। अब इसके बारे में अपन अगला जो लेक्चर बनाऊंगा मैं कैपेसिटेंस का, उसके बारे में बात करूंगा। अभी सिर्फ याद रखना, दिस इज नथिंग बट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ओके। अभी सिर्फ इतना याद रखो, ये मीडियम का प्रॉपर्टी है ना, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे के चेंज होगा। हाँ, और एक चीज इसमें याद रख लो अभी का, ये के इज इक्वल टू 1 होता है फॉर एयर या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। जब फ्री स्पेस होता है तो के का वैल्यू 1 लेना है, ओके। ये याद रखना है तुमको अभी सिर्फ, ओके। एप्सिलॉन 0 ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये कांस्टेंट है, ओके। और इसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ओके। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसका यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसका जो यूनिट है वो आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट याद रखना है इसका, ओके, क्योंकि पता नहीं यूनिट पे क्वेश्चन पूछ ले, क्लियर। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये सब कांस्टेंट है। 1 कांस्टेंट है, 4 पाई की वैल्यू तो तुमको मालूम है 4 इंटू 3.14, और एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है। तो CET के लिए खास करके याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको अपन कैपिटल के से लिखेंगे अब आगे। कैपिटल के मतलब कैपिटल के जब मैंने बोल दिया तो तुमने याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका वैल्यू आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके। यूनिट उल्टा लगेगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन वैल्यू याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है यूनिट नहीं, इसके लिए यूनिट याद नहीं रखना है अपने को, वैल्यू याद रखना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके। समझ में आया? तो मेरे अब आज से मैंने जो तुमको पढ़ाया, आज से तुमको क्या याद रहना चाहिए, दो चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स कितना होता है, कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये याद रखना। ये होता है दो चार्जेस के बीच का कूलम फोर्स, कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कैपिटल के की वैल्यू ये। हाँ, इसके नीचे स्मॉल के भी याद रख लो, स्मॉल के ये स्मॉल के, स्मॉल के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। जनरली कुछ अगर नहीं दिया है, मतलब एयर दिया है, तो फिर के का वैल्यू कितना लेना, 1। के का वैल्यू कितना लेंगे, 1। समझ में आया सबको? हाँ, तो ये था हमारा कंसेप्ट किसका, कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ में याद रहेगा ये लॉ, है ना, ओके।
अब एक चीज याद रखना है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम, अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ा है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा है मैंने। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन। और इसका फॉर्मूला होता है के एप्सिलॉन जीरो। के क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एप्सिलॉन जीरो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर। याद रहेगा सबको? ओके। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ब्रैकेट में लिख देना है, नेक्स्ट हेडिंग देके वेक्टर ई। ठीक है। अब कोई भी चार्ज उसके आजू बाजू एक एरिया प्रोड्यूस करता है। ओके, एक एरिया रहता है, उसके आजू बाजू एक एरिया होता है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इस चार्ज के हम लोग? इस एरिया को क्या बोलेंगे? इस चार्ज के हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी खास बात क्या है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर तुम बाहर से कोई भी दूसरा अगर चार्ज लेकर आओगे, क्या लेकर आओगे? चार्ज लेकर आओगे, तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स। है आसान, सिंपल कंसेप्ट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम बाहर से कोई दूसरा चार्ज लाओगे, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसमें तुम बाहर से कोई दूसरा चार्ज लाओगे तो उस चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ओके, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया हमारा डॉन। डॉन का अपना एक एरिया होता है ना। अब बाहर से कोई दूसरा अगर डॉन आएगा तो मार खाएगा, मतलब क्या लगेगा उस पर? फोर्स। है ना, समझ में आया सबको? तो ये डॉन की होगी एरिया, मतलब चार्ज की होगी फील्ड। इसमें कोई दूसरा डॉन मतलब चार्ज आएगा तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स। ओके, तो फोर्स कितना लगेगा, किस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, इसका आइडिया देने वाला कंसेप्ट। ये जब चार्ज लाओगे तो हर जगह सेम फोर्स नहीं लगेगा ना। ओके, अब अगर ये डॉन आके डायरेक्ट यहां पे खड़ा हो गया, ये वाला जो डॉन आया यहां पे आके खड़ा हो गया, तो क्या होगा? बहुत मार खाएगा, मर भी जाएगा है ना, क्योंकि बहुत फोर्स लगने वाला है वहां पे। ओके, और वो अगर यही खड़ा है तो ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा उस पर, क्योंकि वो बहुत दूर है उससे। समझ में आ रहा है? ज्यादा पीटेगा नहीं वो। तो फोर्स कितना लगेगा, किस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में आइडिया देने वाला कंसेप्ट बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको इस क्यू चार्ज के वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस क्यू चार्ज ने पी पॉइंट पे, जो कि उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, उसने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है वो निकालना है। ओके, तो याद रखना इसका जो वैल्यू है, ओके, इसका जो वैल्यू है दैट इज 1/4 पाई के एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस क्यू चार्ज ने इस पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, अभी इसको कंफ्यूजन मत करो, इसको पकड़ के कंफ्यूजन मत करो। इसमें कोई दूसरा चार्ज नहीं होता है, अपन हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ओके, हर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते हैं। ओके, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इसका मतलब जैसा जैसा डिस्टेंस बढ़ेगा वैसा वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और जैसा जैसा डिस्टेंस कम होगा वैसा वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, समझ में? अब इसमें दो बातें और ध्यान में रखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है तो E का जो डायरेक्शन रहेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, देखो यहां पे है ना, E का डायरेक्शन रहेगा अवे है। मतलब मैं अगर बोला इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो तुम बोलोगे इतनी है, और मैंने बोला अगर ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू है तो इसकी डायरेक्शन रहेगी इधर की तरफ, अवे। ठीक है, उधर की तरफ डायरेक्शन। डायरेक्शन ध्यान में रखो क्योंकि ये आगे कंसेप्ट में काम में आता है। ओके, और अगर सपोज ये निगेटिव चार्ज है तो E का जो डायरेक्शन है ये रहेगा टूवर्ड्स, ये रहेगा टूवर्ड्स। यानी ये अगर सपोज
निगेटिव चार्ज पकड़ते थे, तो इस पे ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी 1/4πk∁0 Q/r², जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ रखती थी, चार्ज की तरफ। समझ में? क्लियर विद दिस? हाँ, ऐसा एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये Q चार्ज है, ये -Q चार्ज है। अब इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी देखो, है ना। अब ये क्या करेगा, ये Q चार्ज प्लस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। हम लोग देखेंगे किधर लग रही है, ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा, ये Q चार्ज, ये -Q चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाएगा। मतलब इस पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, E1 और E2। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इस पॉइंट पे इधर लगेगी, क्योंकि E1 लगी थी इधर, E2 लगी थी इधर। ये तो तुमको स्केलर्स वेक्टर्स में पढ़ाया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E लगेंगी इधर। समझ गए सब लोग? ठीक है। अब एक्चुअली इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर E, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। एक्चुअली ये फॉर्मूला है, ये लिख के रख लो। और डिटेल में जैसे एज आई सजेस्टेड कि मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में बना के रखा है, एक वीडियो बना के रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, स्पेशली वीडियो बना के रखा है, उसमें समझा है मैंने। ओके, अब इसका SI यूनिट, इसका SI यूनिट बहुत ज़रूरी है। ओके, एक बार का ये फॉर्मूला याद नहीं रहा चलता, मतलब नहीं रहा तो तुम SI यूनिट नहीं लिख पाओगे, लेकिन SI यूनिट तो याद रखना है। इसका क्या SI यूनिट है, न्यूटन। इसका क्या यूनिट है, कूलम। ये एक है। दूसरा हम लोग आगे पढ़ेंगे वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये भी एक SI यूनिट है। इसके डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऊपर फोर्स का है, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2 और कूलम का m0 L0 T1 I1। तो कितना बन गया बेटा ये, m1 L1 T-3 I-1। ये इंटेंसिटी के, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के क्या है, डायमेंशन है। याद रहेगा सबको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायमेंशंस? हाँ, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को इमेजिन करने के लिए दिया हुआ है। माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट इमेजिन करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो सकती है, क्योंकि रियल में तो दिखेगी नहीं, तो रियल लाइफ में तो नहीं दिखनी है, तो फिर इसको इमेजिन कैसे करना, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इसकी पहली, इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करेंगे। ये प्रॉपर्टीज हमको याद करना पड़ेगा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसको इमेजिन करने के लिए सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, तो लाइंस इससे बाहर निकलेगी हमेशा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो लाइंस इस पे आके टर्मिनेट होंगी, एंड होंगी, ऐसी लाइंस रहेंगी, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड होगी, ठीक है। दे विल नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो उस पॉइंट पे अपने पास में दो डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी एक ही चार्ज की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग अलग डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए दे विल नॉट इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यानी एक लाइन ऐसी है तो एक लाइन ऐसी है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ओके, ये कर्व हो सकती है, ओके, ये कर्व हो सकती है, ये ऐसी हो सकती है, ये ऐसी हो सकती है। देखो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है लेकिन कर्व हो सकती है, ठीक है। तो कर्व अगर है तो फिर डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी मिलेंगी कर्व में, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन है, ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो मैं तो बता दूंगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो मैं बता दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में। तो फिर अगर कर्व है, कर्व अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर कर्व है तो हम लोग निकालेंगे बाय ड्रॉइंग टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करके। तो इसमें क्या है, अगर कर्व है, तुमको किसी ने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, कर्व है लाइन, तो तुम क्या बोलोगे, कहाँ निकालना है,
तो मैं बोलूँगा यहाँ निकालना है, तो तुम बोलोगे यहाँ पे सिंपली टेंजेंट निकाल लो। मैंने बोला यहाँ निकालना है, तो तुम बोलोगे यहाँ पे सिंपली टेंजेंट निकाल लो। मैंने बोला यहाँ निकालना है, तो तुमने क्या करना है, सिंपली टेंजेंट निकाल देना है। यहाँ निकालने बोला तो यहाँ टेंजेंट निकाल देना है। ओके, तो टेंजेंट एट अ पॉइंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लाइंस पैरेलल है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी इस पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ओके ये इंटरसेक्ट नहीं करी, मैं बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है। ओके, लेकिन अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो बोलोगे सर इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, मतलब कम ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम ज़्यादा होती है तो लाइंस पैरेलल नहीं होती है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो लाइंस पैरेलल होती है। समझ में आया सबको, आसान कंसेप्ट है एकदम, है ना, क्लियर। अब जब लाइंस क्राउडेड है तब स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब लाइंस फार अपार्ट है तब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इसका मतलब क्या है, इस जगह पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस जगह पे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि लाइंस यहां पे पास पास में, यहां दूर दूर है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन हमको इतनी याद रखना है, हमारे सिलेबस में इतने काम किए, तो इतनी याद रखना है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस। ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस यानी क्या होता है, इसमें कुछ कुछ ही बातें याद रखना है। बंच ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का बंच, ये बात याद रखना है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये चार्ज एंड मीडियम पे डिपेंड करते हैं। ओके, डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड मीडियम। ओके, यानी इसका मतलब क्या है, अगर Q चार्ज है, ओके, और एप्सिलॉन ये मीडियम की परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, अभी पढ़ा है ना, तो इस चार्ज से ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस कितने निकलेंगे, ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस ये निकलेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन, या फिर Q अपॉन K एप्सिलॉन 0, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू होती है K एप्सिलॉन 0, याद रखना। ओके, Q चार्ज से कितने ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस निकलेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन या फिर Q अपॉन K एप्सिलॉन 0। अगर एयर मीडियम है तो K का वैल्यू रख देंगे अपन 1, अगर एयर है तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, कि ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस चार्ज और मीडियम पे डिपेंड करेगा, और वो कैसा डिपेंड करेगा, ऐसा। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना। ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, उसको बोलते हैं ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन, है ना। यानी ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस जो मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं, यानी एक नया कंसेप्ट डिफाइन किया, अब क्यों किया, क्या किया पता नहीं, लेकिन एक नया कंसेप्ट डिफाइन किया गया, विच वाज ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन। वो क्या है, ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस ही है, बट जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस चार्ज और मीडियम दोनों पे डिपेंड करते थे। तो इसका मतलब क्या है, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन इट डिपेंड्स only on charge. Okay, it does not depend on medium. यानी एक Q चार्ज अगर एप्सिलॉन परमिटिविटी के मीडियम में रखा है तो इससे ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन जो है वो निकलेंगे Q चार्ज से Q ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन निकलेंगे। तो मैंने अगर बोला 4 कूलम का चार्ज है तो इससे कितने ट्यूब्स निकलेंगे, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन निकलेंगे 4। मैंने बोला -4 कूलम का चार्ज है तो इससे कितने ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन निकलेंगे, 4। माइनस भी रहा तो क्या है, ट्यूब्स तो 4 ही निकलेंगे।
हाँ, अगर मैंने बोला ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस कितने निकलेंगे तो तुम बोलोगे 4/k∁0 ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस, और मैंने बोला ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन तो 4। ओके, समझा सबको ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन? ओके, नाउ नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन, number of tubes of induction passing normally through given area, passing normally through given area, those are known as normal electric induction। यानी किसी भी यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया से नॉर्मली कितने ट्यूब्स निकल रहे हैं। ओके, तो NEI दैट इज Q/4πr², ठीक है। तो Q/4πε0, सॉरी 4πε r², तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/4πε Q/r² इंटू एप्सिलॉन। लेकिन ये क्या है, ये तो E है, तो ये हो गया ε/E। दीज आर नंबर ऑफ नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन थ्रू यूनिट एरिया। ओके, समझ में? क्लियर? अब अगर टोटल देखना है, पूरे एरिया से देखना है, तो उसको बोलते हैं टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो पूरे एरिया से TNEI कितना रहेगा, ये रहेगा इंटीग्रेशन NEI इंटू DS, यानी यूनिट एरिया से कितना मल्टीप्लाइड बाय उतना एरिया। टोटल अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा NEI यानी यूनिट एरिया से कितना मल्टीप्लाइड बाय जितना एरिया है, तो ये बन जाता है ε/E DS। लेकिन ये वेक्टर है ना, तो अगर E और DS इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तुमको पढ़ाया गया है स्केलर्स वेक्टर में, DS क्या होता है, एरिया वेक्टर। इसको बोलते हैं अपन एरिया वेक्टर, वेक्टर DS एरिया वेक्टर, है ना। तो वेक्टर E और वेक्टर DS के बीच में एंगल अगर थीटा है तो इसका फॉर्मूला ऐसा भी होता है ε/E DS cos थीटा। मतलब ये सिचुएशन कैसा है मालूम है क्या, सपोज ये एरिया है, तो ये रहेगा DS वेक्टर DS, तुमको पढ़ाया होगा ना, ये एरिया वेक्टर DS होता है ना। और ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एंगल थीटा अगर है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऐसा एरिया वेक्टर है। ओके, इमेजिन अगर करना है तो सपोज ये इमेजिन करो, ये बुक इमेजिन करो, है ना, ये बुक है, ये बुक सपोज एरिया है, तो ये हो गया DS, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है, ऐसी, तो ये हो गया E, ये हो गया DS, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। तो उस केस में TNEI का फॉर्मूला ये, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। ओके, गॉस थ्योरम, ठीक है। तो अभी हम लोग ये समझ गए कि एक Q चार्ज से TNEI निकलने वाला है। ओके, एक Q चार्ज से TNEI रहेगा। तो सपोज इमेजिन करो मेरे पास में एक एरिया है, एरिया, इसके अंदर चार्ज है Q। ओके, एक एरिया है, उसके अंदर है चार्ज Q। तो इस एरिया से जो TNEI रहेगा, इस एरिया से, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस है, लाइंस है तो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस है तो ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन है, ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन है तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन है तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन है। तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और चार्ज के बीच का रिलेशन यानी ही क्या है, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। तो इस एरिया से TNEI जो रहेगा दैट वुड बी समेशन Q, यानी जितना चार्ज एनक्लोज्ड है। ओके, क्योंकि इसका क्वेश्चन है ना, बोर्ड्स में आ चुका है, 1 या 2-3 साल पहले के MCQ में पूछा था, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, इसमें +2 कूलम, -2 कूलम, +3 कूलम, +4 कूलम और -6 कूलम, इतने चार्जेस हैं। तुमको बोला TNEI कितना, इस सरफेस का TNEI कितना, तो TNEI कितना रहेगा इस सरफेस का, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, +2 -2 0, +3 3, +4 7, -6 1, तो 1 कूलम इसका TNEI है, इसका TNEI, इस सरफेस का TNEI कितना, 1 कूलम। सबका टोटल मार देना, सबका टोटल, पॉजिटिव निगेटिव साइन कंसिडर करके टोटल मारते वक्त, नहीं तो तुमने -2 का 2 ले लिया तो गलत हो गया। +2 कूलम, -2 कूलम 0,
3 कूलम 4 कूलम 7 -6 तो हो गया 1 कूलम। ये हो गया इसका TNEI। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था, तो याद रखना है। हाँ, अब वो गॉस थ्योरम को यूज करके 4 डेरिवेशन थे अपने सिलेबस में, तुमको तो पता होगा, लेकिन अगर अभी हम लोग डेरिवेशन में नहीं जा रहे, हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ज स्फीयर के वजह से, ओके, एक चार्ज स्फीयर के वजह से एक P पॉइंट पे जो कि सिचुएटेड है एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी ये निकालेंगे। ठीक है, तो एक चार्ज स्फीयर जिस पे चार्ज कितना है Q और जिसका रेडियस है कैपिटल R, वो P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बना रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, वो निकालना है अपने को। लेकिन ये जो r डिस्टेंस है उसका सेंटर से मेजर है। कहां से मेजर है? सेंटर से। तो फॉर्मूला है इसका 1/4 पाई के एप्सिलॉन 0 Q बाय स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको सिग्मा का फॉर्मूला मालूम है। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से Q का फॉर्मूला क्या बन गया? ये इधर चला जाएगा, तो E का वैल्यू कितना बन गया? 1/4 पाई के एप्सिलॉन 0। Q की जगह डालेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई कैंसल, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है चार्ज स्फीयर के लिए, दोनों फॉर्मूले। ठीक है, समझ में आए? ये चार्ज क्या है? ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मेट में, चार्ज के फॉर्मेट में, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्मेट में। दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके, अब इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज सिलेंडर जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्बडा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। हमको एक P पॉइंट पे, कहां से? एक्सिस से, सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इसका भी लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई के एप्सिलॉन 0 2 लैम्बडा बाय r। याद रखना है 2 लैम्बडा बाय r। अगर 1/4 पाई के एप्सिलॉन 0 लिया, क्योंकि क्या होता है इसका जनरली वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रख सकते हैं अपन। k का जनरली वैल्यू 1 होता है, जनरली k का वैल्यू 1 होता है, बोला ही होता है। अगर नहीं बोला है तो फिर k से डिवाइड कर देना पड़ेगा, है ना। इसके वैल्यू क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻9 बाई के, 2 इंटू लैम्बडा की वैल्यू डालना अपॉन r का वैल्यू रखना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो तुम अगर ये सॉल्व करते बैठोगे ना, बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम में अपने को शॉर्टकट याद रखना है कि नहीं? समझे? हाँ, अब देखो यहां पे फॉर चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप का चार्ज कंडक्टर P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनाएगा, इसका तुमको दिया है सिग्मा। सिग्मा क्या है? इसका चार्ज पर यूनिट एरिया या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? तुम लिख लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना बनेगा? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। तो P पॉइंट पे एक एनी शेप का कंडक्टर P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना बनाता है? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0। सिग्मा हो गया उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनाएगा? इस इनफाइनाइट शीट का भी तुमको क्या दिया है? सिग्मा यानी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहेगा। ओके, तो वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां पे बनाएगा सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन 0। इन सबके डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में दिए हैं, लेकिन मैंने तुमको पहले दिन से बता रहा हूं कि सीईटी में हमको डेरिवेशंस काम में नहीं आएंगे। हमारे मुंह पे, जीप पे फॉर्मूलेज होने चाहिए इन द सेंस, मैंने बोला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टू इनफाइनाइट प्लेन शीट सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन 0। यहाँ पे मैंने बोला चार्ज स्फीयर, तो सिग्मा अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय r स्क्वायर या फिर सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन 0 स्मॉल r स्क्वायर। फटाफट फॉर्मूलेज याद होने चाहिए अपने को, तभी जाके होगा, है ना। तो ये 4 फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉरी। मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, एक कोई भी चार्ज कंडक्टर है, इसके ऊपर जो है इसके ऊपर ऐसे चार्जेस दिए है ना, तो इसके यूनिट एरिया पे फोर्स लगाता है ना। इसका अगर तुमने यूनिट एरिया कंसीडर किया, इतना एरिया कंसीडर किया, तो इतने एरिया पे कुछ चार्ज रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और बचे हुए एरिया पे रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो रिमेनिंग पॉजिटिव चार्ज
उस बचे हुए चार्ज के ऊपर, उस बचे हुए एरिया के चार्ज के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो अपने को क्या निकालना है, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया स्मॉल एफ दैट इज गिवन बाय हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय के एप्सिलॉन जीरो, या फिर हाफ के एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज, अरे क्या लिख दिया, हाय अल्लाह, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड E इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अभी निकाला था ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, बस ये वही वैल्यू रख के आंसर आया। ठीक है, ये हो गया मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैकेनिकल फोर्स पूछा, सिर्फ मैकेनिकल फोर्स पूछा, क्या पूछा, मैकेनिकल फोर्स, तो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ds, तो इसको ds से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैकेनिकल फोर्स पूछा तो हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय के एप्सिलॉन जीरो ds, या फिर हाफ के एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर ds। ये किसके लिए फॉर्मूला, सिर्फ मैकेनिकल फोर्स पूछा तो। ये किसके लिए फॉर्मूला, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया पूछा तो। ठीक है, इसके डेरिवेशंस भी बहुत लंबे छोटे डेरिवेशंस अपने बुक में है ना। तो आज के लास्ट पार्ट पे आते हैं, हमारा इस वीडियो लेक्चर का लास्ट पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 का लास्ट पार्ट है ना। तो दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, है ना। सपोज ये एक चार्ज एनी सरफेस का कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्जेस है ऐसे दिए हुए, तो ये क्या करता है, इसके आजू बाजू के मीडियम में एनर्जी स्टोर करके रखता है। उस एनर्जी स्टोर्ड को अपन निकाल एक टर्म से डिनोट करते हैं विच इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज ऑलवेज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल से डिनोट करते हैं। एनर्जी को ई से इसलिए डिनोट नहीं करते अपन यहां पे, क्योंकि ई से तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिनोट करी ना अपन ने, तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। लकीली कोइंसिडेंटली हम लोग बोल सकते हैं कि ये फॉर्मूले पिछले वाले जैसे ही है, यानी कौन सा पिछला वाला, हाफ, सॉरी पता नहीं कौन सा अलग कलर आ गया यहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, या फिर हाफ के एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। अब अगर एनर्जी का फॉर्मूला पूछा तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो इसको, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी पूछा तो ये, एनर्जी पूछा तो ये, तो हाफ सिग्मा स्क्वायर v अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, या फिर हाफ के एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर v। ठीक है, क्लियर विद दिस। तो ये था हमारा पार्ट आज का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, सबसे पहले वो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं, और तुम्हारे मॉड्यूल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए एमएसटी सीईटी के, ओके दिए होंगे, जो भी तुमको मॉड्यूल प्रोवाइड किया होगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए, वो प्रैक्टिस करो, और कुछ भी प्रैक्टिस मत करो, कोई भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस मत करके जाओ। इसका मेरा सजेशन है तुम लोगों को कि टेक्स्ट बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस इसी पे फोकस करो, ओके इसके प्रॉब्लम्स पूरे सॉल्व करते जाएंगे आपको। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट यानी कल के लेक्चर में मैं कैपेसिटेंस वाला पार्ट पढ़ाऊंगा अगेन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।